तो उस टाइम बस इतना पता था कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बाई कर लो एंड घटेगा तो पुट बाई कर लो, यही था। तो बैंक निफ्टी में मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैंने 10,000 से मैंने ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार बनाए होंगे बैंक निफ्टी में। मैंने पूरा 1 लाख 1.5 लाख मतलब कर लिया था, 1,20,000 1,30,000 से पूरा मैं ऑप्शन बाइंग घुस गया एंड पहले ही ट्रेड में मेरा सारा कैपिटल चला गया। और 1.5 लाख से मैंने ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार बनाए होंगे एक महीने के अंदर, मतलब प्रॉफिट लॉस करते। तो मेरे को लगा अब बैठ गया है अपना, एक महीना मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ और मैं लॉसेस को भी मैनेज करना मेरे को आ गया था, क्या चलो लॉसेस को मैनेज कर लेंगे। तो रिलेशनशिप मैनेजर का कॉल आया कि आपको ऑलमोस्ट 50-60% का आपका नुकसान हो रहा है, हम ट्रेड काटने वाले हैं। मैंने बोला कि आप क्यों ट्रेड काटोगे, आप कौन होते ट्रेड काटने वाले? मेरे को लॉस बुक करना है, मैं बुक करूंगा, मेरे को लगा रिकवर कर जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि ट्रेड काट दिया मेरे, जो मैक्सिमम लिमिट होता है लॉस का, उसके बाद उन्होंने ट्रेड काट दिया। एंड 1.5 लाख से ऑलमोस्ट मेरे को लगता है मेरा 70-80% फिर कैपिटल चला गया। 70-80%? 70-80% कैपिटल मेरा फिर से चला गया। यार बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। जो भी आप लाइफ में करते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसके साथ साथ भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पहले भी गेस्ट आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है मैक। यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, पहले भी करते थे फ्रीलांसिंग में, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा बना। स्टॉक मार्केट में सुना कि कुछ होता है, आए कैश में पैसा डाला, ज़्यादा रिटर्न नहीं आए तो कहा कि यार कुछ और देखते हैं। F&O के बारे में सुना, वहाँ पे पैसा बना, 10,000 पे डाले, 30,000 बन गए। उनको लगा कि यार ये मिल गया मेरे को, अब पैसा बना सकता हूँ मैं। 1 लाख रुपए ले आए और वो ज़ीरो हो गया। उसके बाद मार्केट छोड़ दी कि भैया ये हमारे बस का नहीं है। 4-5 महीने बाद दम और लगाया, दिमाग और लगाया, पैसा और लगाया, 3 लाख रुपए लेके आए, ज़ीरो हो गया। अब पक्का हो गया कि मेरी स्टॉक मार्केट नहीं बनी है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा बढ़िया चल रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा हूँ, मैं वही करूँगा। तभी एक दोस्त ने उनको कहा कि यार एक किताब है मार्क डगलस की, ट्रेडिंग इन द जोन, उसको पढ़ो, माइंडसेट चेंज होगा। हुआ कुछ टाइम के बाद एक तरीके से स्ट्रेटजी के साथ साथ साइकोलॉजी भी समझ में आने लगी। कोविड भी आ गया उस टाइम पे। 2 लाख से 20 लाख रुपया ऑप्शन बाइंग से कमाया। हालांकि इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनके हिसाब से उनकी किस्मत का था, कोविड के जो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड चल रहे थे उसका था। उनका जो स्ट्रेटजी था या एक तरीके से जो टेक्निकल्स थे इतने स्ट्रांग नहीं थे। आज की तारीख में मैक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपना ग्राफिक का बिजनेस करते हैं, एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी डेज पे, अपॉर्चुनिटी वाले डे पे 5-6-7 घंटा महीने का देके ठीक ठाक प्रॉफिट निकालते हैं। इस पॉडकास्ट को इस तरह से देखिएगा कि कैसे आप अपने काम करते हुए जो भी लाइफ में करते हो उसके साथ भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन जैसे रिस्की प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हो और ठीक ठाक लेवल पर रिटर्न बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको फुल टाइम ट्रेडर बनना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं जनरली हमेशा वही आस्क द सेम क्वेश्चन, आपको भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। यू आर वेरी यंग एज ऑफ नाउ एज वेल, सो इन योर लाइफ यू जस्ट टोल्ड मी कि 10th क्लास में सॉर्ट ऑफ यू हैड एन आइडिया अबाउट स्टॉक मार्केट, बट वॉज इट द, क्या वो पहली बार था या इससे पहले भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियसली आपने कंसिडर किया था? नहीं, एक्चुअली 10th क्लास से जब मैं निकला था तो ऑब्वियसली हर फैमिली में होता है कि यू हैव टू डू जॉब एंड ऑल। मतलब मेरी फैमिली भी जॉब बैकग्राउंड से पूरी थी, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से था नहीं। एंड मेरा पहले से क्लियर था कि मेरे को जॉब नहीं करना है, मतलब आई डोंट वांट टू वर्क अंडर एनीवन, मेरे को अपने टर्म्स पे काम करना है। लेकिन उसके लिए या तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस के लिए यू नीड कैपिटल। तो फिर मैंने 11th क्लास जब मैं एंटर हुआ तो मैंने खुद से कमाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। मैं फ्रीलांसिंग करता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, लोगो डिज़ाइनिंग करता था, एडिटिंग करता था। तो वहाँ से स्लो एंड स्टडली मैंने अपने पॉकेट मनी टाइप के लिए, मतलब घर से पैसे लेने बंद कर दिए एंड अपना पॉकेट मनी के हिसाब से मैं अपना काम करता था। स्लोली एंड स्टडली क्लाइंट्स मेरे को ज़्यादा मिलने लगे एंड उससे मेरा ठीक ठाक सा अर्निंग होने लगा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब पैसे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए। देन फिर मैं स्टॉक मार्केट की तरफ, मतलब ऐसे ही ऑनलाइन रिसर्च करते करते आया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इन्वेस्टिंग की तरफ स्टार्टिंग में मैं गया कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मैंने और डीप गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो ज़्यादा रिटर्न बनने वाला नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा तो मैं फोकस करूँगा अगर अपने स्किल पे तो मैं और पैसे कमा लूँगा। देन फिर ट्रेडिंग का वहाँ पर स्टॉक मार्केट में देखा एंड देन स्लोली एंड स्टडली मैं वहाँ पर से ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में, ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास आप बोल सकते हो। वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया एंड वहाँ से मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की। स्टार्टिंग में कुछ पैसे डाले एंड कैश में ट्रेड किया। कैश में जब ट्रेड किया मैंने, उसके बाद कैश में ट्रेड करने में क्या हुआ कि पैसे बहुत कम बनने लगे, मतलब 200-400 ऐसे टाइप बन रहा था, तो उससे वो फील नहीं आ रहा था। क्या क्या कैपिटल से शुरू किया था? कैपिटल उस टाइम 10,000 रुपये था।
10,000। उसके बाद फिर जैसे स्टार्ट किया मैंने तो 10,000 से फिर वही 200-300 ऐसे टाइप बन रहा था, तो उससे उतना फील नहीं आ रहा था। हम्म। फिर मैंने कहीं हम्म। इंटरनेट पे ही देखा कि ऑप्शंस फ्यूचर्स करके भी कुछ होता है, जहाँ पर एक दिन का 15%, 20%, 25%, 30% बन रहा है। तो वो थोड़ा फैसिनेट कर रहा था कि मतलब देखते हैं क्या है यहाँ पर। ऑलरेडी पता था कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, बट ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने 10,000 से ऐसे ही मतलब हम्म। कॉल पुट टाइप थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन गूगल से लिया, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज ली कि मतलब क्या बाई करना चाहिए, अगर मार्केट बढ़ेगा तो क्या करना चाहिए, घटेगा तो क्या करना चाहिए। तो उस टाइम बस इतना पता था कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बाई कर लो, एंड घटेगा तो पुट बाई कर लो, यही था। और ये नहीं पता था कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, नहीं पता था। जो ये पता लगा था, ये ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह देख रहे थे, ऐसे पता लगा था या किसी ने बताया था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग? एक्चुअली मेरे अंदर क्या है ना कि मेरे को अगर कोई भी चीज़ जाननी है, सबसे पहले मैं यूट्यूब वीडियो से पहले आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। मेरे को लगता है वहाँ पर यूट्यूब वीडियोस में पहले से मतलब ऐसा लगता है कि नॉलेज अगर आप लोगे तो स्टार्टिंग में बहुत सारा नॉलेज रहता है, तो कोई सही सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो मेरे को उतना सही नहीं लगता। तो मैं पहले आर्टिकल पढ़ता हूँ कि इसका मतलब क्या है और डीप जाता हूँ। तो आर्टिकल मैंने पढ़ा तो कॉल और पुट के बारे में मेरे को बस इतना ही समझ में आ गया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाई कर लो, और मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाई कर लो, दैट्स इट। मतलब एक्सपायरी वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, बट उतना मैं डीप गया नहीं। और स्टार्टिंग में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, मतलब 1-1.5 महीने कैश करने के बाद मैं बोर हो गया एकदम ट्रेडिंग से। मतलब उतना कुछ पैसा बन नहीं रहा था, मतलब कभी पैसा बन रहा है, कभी पैसा जा रहा है, ऐसा था। तो उसके बाद मैंने जब ऑप्शन बाइंग में स्टार्ट किया, तो मैंने स्टॉक्स में स्टार्ट किया ऑप्शन बाइंग। तो मैं क्या करता था कि मेरे पास 10,000 15,000 थे, तो अब सस्ते ऑप्शंस कैसे लें, मतलब वहां पर तो अब स्टॉक ऑप्शन में भी एक लॉट हम्म। किसी का 250, 300, 500 ऐसे रहता है। तो एक लॉट में ही दस करेक्ट। हजार चला जाता था या 15,000 चला जाता था। तो मैं क्या करता था कि सस्ते वाले ऑप्शंस, हालांकि वो आउट द मनी ऑप्शंस अभी समझ में आते हैं, बट उस टाइम 2 रुपए 3 रुपए वाले ऑप्शंस बाई करता था। क्यों क्यों क्यों, मैं रोकना चाहूँगा। हम्म। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू देयर। क्यों 2 रुपये 3 रुपये वाले? क्योंकि आंसर तो पता है अपने सबको वैसे, बट मैं फिर भी आपके थ्रू जानना चाहूँगा सो पीपल कैन नो कि क्यों लोग जनरली 2 या 3 रुपये का बाय करते हैं। 2 रुपए 3 रुपए वाले, एक्चुअली ये मेरी कहानी नहीं, सबकी जो भी ऑप्शन में सबसे पहले एंटर करते हैं ना, सबकी कहानी है कि ऑप्शन बाइंग लोग मजबूरी में करेक्ट। करते हैं। ऑप्शन बाइंग लोग मतलब हम्म। स्किल के हिसाब से नहीं करते हैं, उनको मजा आता है इसलिए नहीं करते हैं। जिसके पास कैपिटल कम है, हम्म। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की तरफ आता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास अच्छा खासा कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो मेरा भी वही था कि मेरे पास 10-15 हज़ार थे, तो मेरे को उससे ट्रेडिंग करनी थी। तो ऑप्शन सेलिंग तो मतलब आउट हम्म। ऑफ रीच था, कर ही नहीं सकते क्योंकि कैपिटल नहीं था। तो ऑप्शन बाइंग मैंने स्टार्ट किया। ऑप्शन बाइंग में भी मैंने वही दो हम्म। तीन चार रुपए से क्या होता था कि मैं 2 लॉट 4 लॉट ले लेता था, मतलब मेरी क्वांटिटीज बढ़ जाती थी। हम्म। तो मेरे को लगता था कि अगर 1 रुपए का मूव आएगा तो मेरे को 4,000 का सीधा प्रॉफिट होगा। वो मेरा माइंडसेट था, हालांकि वो गलत था, बट उस टाइम पे माइंडसेट वही था कि हाँ, मतलब 1 रुपए का भी अगर मूव आ गया तो हो जाएगा। एंड कितनी बार क्या होता था कि मूव आता भी था, मतलब कभी कभी स्टॉक अगर मान लो एक दिन में 2% 3% अगर गैप अप खुल गया, तो आराम से वो 2 रुपए का ऑप्शन हम्म। 2.5 रुपए 3 रुपए हो जाता था, तो अपना पैसा बन जाता था। मतलब अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे तो 15-20% तो इजीली बन जाता था। तो वैसा करके मैंने स्टार्ट किया। बट एक बार क्या हुआ कि मैंने ऑप्शंस बाई किया, एक्सपायरी बहुत नज़दीक थी, और वही 2-3 रुपए का बाई किया हम्म। ऑप्शन। और मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी जा रही है, मतलब मैंने कॉल बाई किया, मार्केट ऊपर भी जा रही है, बट मेरा ऑप्शन बढ़ नहीं रहा है। अब मैं परेशान हो गया कि क्या हो रहा है, मतलब कॉल बाई कर लिया, मार्केट ऊपर भी जा रही है, ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ऑप्शन घट रहा है, उल्टा ऑप्शन घट रहा है। तो मैंने फिर रिसर्च किया कि कॉल बाई करने का मतलब ही होता है ना मार्केट ऊपर जाएगी। तो मतलब मैंने डबल क्रॉस चेक किया, हम्म। तो वो चीज़ सही निकली। बाद में मेरे को अंदाज़ा हुआ लॉस मेरा हो गया, तो मैंने लॉस एग्जिट कर लिया जब मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं डीप गया तो मेरे को पता चला कि अच्छा, प्रीमियम डीके नाम की भी चीज़ होती है, और एक्सपायरी के नज़दीक प्रीमियम डीके सबसे ज़्यादा होता है। तब मैंने फिर ऑप्शन बाइंग उस टाइम थोड़ा बहुत स्टॉप किया, एंड मैंने थोड़ा सीखना चालू किया एक्सपायरी के बारे में, और उसके बाद प्रीमियम डीके क्या होता है, इन सब के बारे में स्टार्ट किया। फिर मैं ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स में छोड़ के, मेरे को लगा स्टॉक्स में उतना सही नहीं बन रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं। हम्म। उस टाइम बैंक निफ्टी मतलब एकदम नया ही हम्म। इंट्रोड्यूस हुआ था, 16-17 की बात है, तो मतलब लिक्विडिटी अच्छी थी, बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आता था। तो बैंक निफ्टी में मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैंने 10,000 से मैंने ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार बनाए होंगे बैंक निफ्टी में। एंड मार्केट उस टाइम एक अच्छी रैली दे रहा था, 17 एंड की बात है, दिसंबर या 18 जनवरी की बात है ये। मार्केट ने अच्छा उस टाइम रैली दिया था, तो मैंने 30 से 40 हज़ार बनाया। अब जब 30 से 40 हज़ार बन गए और पैसा ऑलमोस्ट 200% के हिसाब से रिटर्न बन गए, तो मेरे को लगा नहीं, यहाँ पर और कैपिटल डालना चाहिए, क्योंकि मेरी फ्रीलांसिंग भी चल रही थी इसमें। तो मेरे को लगा फ्रीलांसिंग वगैरह छोड़कर अब इसी में फुल टाइम आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही पैसा बन रहा है, मतलब कम एफर्ट है और रिटर्न भी बन रहा है, तो उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस गलत था, बट मैंने स्टार्ट किया, 30-40 हज़ार था मेरे पास, और कुछ 60-70 हज़ार पड़े थे,
मैंने पूरा 1 लाख 1.5 लाख मतलब कर लिया था, 1,20,000 1,30,000 से पूरा मैं ऑप्शन बाइंग घुस गया। एंड पहले ही ट्रेड में मेरा सारा कैपिटल वाओ। चला गया, पहले ही ट्रेड में ओ उसके माय बाद गॉड। सारा कैपिटल मेरा चला गया। 1,20,000 रुपया एक ट्रेड में, और लॉजिक वही था कि छोटे प्रीमियम वाला। नहीं नहीं नहीं, छोटे प्रीमियम नहीं। उस टाइम क्या था, उस टाइम भी छोटे प्रीमियम नहीं था, उस टाइम बैंक निफ्टी में 30-40 का प्रीमियम था। 2-3 का प्रीमियम मेरे को समझ में आ गया था कि मतलब वो तो जीरो हो ही जाएगा, तो मैं 30-40-50 के प्रीमियम पे ट्रेड करता था। और जब मेरा 10,000 से 30,000 बन गया तो मेरे को लगा कि एक ट्रेड में तो नहीं बना, कि तुक्का है। मैंने 7-8-10 ट्रेड लिए, उसके बाद मेरा बन गया, तो मेरे को लगा हो गया, मेरे को समझ में आ गया है, बस थोड़ा सा पकड़ना बाकी है। तो मैंने क्या किया कि अब 30,000 40,000 से तो कुछ होगा नहीं, मैंने अपने साइड से और 60-70,000 डाले एंड 1,20,000 1,30,000 से मैंने ट्रेड लिया। और पहला ही ट्रेड जो मेरा गया, उसने मेरे पूरे कैपिटल को खत्म कर दिया। मार्केट ने ऑपोजिट मूव दिया एंड फिर मैं वेट करता रह गया कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। और वो टाइम मतलब एवरेज के भी पैसे नहीं थे कि मैं एवरेज करूं, हालांकि अगर पैसे रहते तो और एवरेज करता मैं। बट एक बार में ही फुल क्वांटिटी मैंने ली, थैंक गॉड। एक बार में मैंने फुल क्वांटिटी थैंक ली। गॉड और पैसे नहीं हाँ, थे। तो एक बार में मैंने फुल क्वांटिटी ली, उसके बाद मार्केट ने ऑपोजिट मूव किया एंड वो जीरो हो गया। जो बंदे ने पैसा बढ़ता हुआ देखा है, चाहे छोटे कैपिटल से ही, लेकिन दुगना तिगना होता देखा, और उसको भी यही लगा कि, और मैं नॉर्मल ट्रेडर के साथ रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि उनको भी यही लगता है, बिगिनर्स लक कह लो, नहीं तो शायद कोई स्किल हो शुरू में जो काम करती हो छोटे लेवल पे, लेकिन फिर आपने सारा पैसा 70,000 80,000 ऑन टॉप ऑफ इट यू पुट इट, 1.2 लाख निकल गया। अब यहाँ पे पता क्या होगा मैक, 100 में से ना 90 लोग वापस नहीं आएंगे, शायद 95 नहीं आएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट वाज योर माइंडसेट जब ये लॉस देखा, क्योंकि इतना बड़ा लॉस तो कभी देखा ही नहीं था ना इससे पहले। मेरा माइंडसेट सिंपल था कि मेरे पास एज मेरे साइड में थी, मेरे को पता था कि मतलब ये पैसा ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी इससे, क्योंकि कि घर में किसी को मैंने बता के नहीं रखा था। जब गया था पैसा तब ये थॉट अब नहीं आ नहीं, सकती ना। तब तो ऑब्वियसली मतलब नींद उड़ गई थी, यही हो रहा था कि जो कमाया इतना मेहनत से, 1.5 साल की मेहनत वो चली गई थी। तब थोड़ा लग रहा था, बट मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे लिए बनी हुई है, मतलब मैं कर सकता हूँ इसमें अच्छी। थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि एक बार लॉस हुआ तो कुछ सीखा, दूसरी बार लॉस हुआ तो कुछ सीखा। तो ऐसा नहीं कि मैं सीखते नहीं जा रहा था, मैं सीखते भी जा रहा था, बट मैं गलती भी कर रहा था बड़ी बड़ी। तो मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग था कि एक और ट्राई देते हैं, हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जब तक मतलब मैं टूटूंगा नहीं तब तक मैं करते रहूंगा इसको। घर पे बताया किसी को कि ये सब हो रहा था आपकी नहीं नहीं लाइफ नहीं, में? मैं किसी को बता नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने से कर रहा था। मेरे घर में ये पता था कि हाँ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एंड थोड़े बहुत मेरे पॉकेट मनी टाइप हो जा रहा है, बट उस पैसे का मैं क्या कर रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताता था। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं, नो बडी न्यू दैट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, मम्मी नहीं नहीं, पापा मैंने घर पे किसी को जितने भी लोग हैं घर में किसी को किसी कुछ को नहीं नहीं पता। बताया कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या स्टॉक मार्केट के बारे में मैं डिस्कस ही नहीं करता था। जब लॉस हुआ यार, मन नहीं किया किसी से बात करने का यार, कि बंदा हल्का हो जाता है ना बात करके, एक्चुअली बताया उस तो है टाइम क्या नहीं। होता है ना, मैं जिस टाइम ट्रेडिंग कर रहा था 11th की बात है। अब 11th में क्या होता है ना, आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो थोड़ा अपनी लाइफ एंजॉय कुछ करने और की ही तरफ होता है। रहते हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था, मतलब मैं चाहता था कि मैं अभी से अपने करियर को सेट करूं। और मेरे को मतलब अगर मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं पहले से क्लियर था कि मेरे को जॉब नहीं करनी है। और उस टाइम पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक चीज़ बताना मिस कर दिया कि 11 12 के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे आईआईटी कोचिंग में एक एडमिशन करवा दिया था कि। उत्तरी। और उन्होंने ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपया भरा था रांची में ही, और उन्होंने ओके। कोचिंग करवा दिया था मेरी। तो मैं क्या करता था कि मैं, और कोचिंग जो होती थी वो 3:30 बजे से स्टार्ट होती थी, तो मैं क्या करता था अपनी सारी कोचिंग क्लासेस बंक परफेक्ट करता था। टाइम। तो मैं अपनी सारी कोचिंग क्लासेस बंक करता था, या तो घूमूंगा, और अगर घूमता नहीं था तो कहीं बैठ के मैं आराम से ट्रेडिंग के बारे में कुछ अगर सीख रहा हूँ, सीख सकता हूँ तो सीखूंगा। यही फोकस था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं क्लास अगर जा रहा हूँ तो मेरे को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो मेरे को क्लियर था कि मैं अगर किसी से बात करूंगा तो वहां पर सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ से और सीख सकता हूँ, और जितना डीप जा सकता हूँ। तो इंटरनेट में ना क्या है कि उस टाइम पे, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ चुके हैं, बट 18 के टाइम पे ना उतना रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब अभी तो आप जो चाहो आपको सब आपके फिंगर टिप्स में मिल जाएंगे। उस टाइम पे लिमिटेड नॉलेज थी, थोड़ी सी इधर मिल गई आपको, थोड़ी सी उधर मिल गई, ऐसी थी। बट डोंट यू थिंक मैक के यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क? जो लोग क्योंकि पता है क्या होता है, रिस्क तो बहुत बड़ा है। मैं पूछ रहा हूँ पर मुझे आंसर पता है ये, कि आईआईटी कोचिंग पे पैसा लगाया घर वालों ने, एज्यूमिंग के आईआईटी इंजीनियरिंग करना है, वो जो कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अच्छा करियर बनाए, वो हर पेरेंट्स का सपना होता है। दूसरी तरफ यू आर नॉट, ऐसा नहीं है कि जा रहे हो और ठीक है मन रखने के लिए, जा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं 11th में मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2 महीने गया,
और 12 तो मैं गया ही नहीं। एग्जैक्टली, सो एटलीस्ट यू आर क्लियर इन योर लाइफ उस टाइम पे ही। आजकल आई मीन पीपल गेट मेच्योर एट वेरी अर्ली एज, आप 11th में हो एंड यू ऑलरेडी टेकिंग सच अ ह्यूज स्टेप। उस टाइम पे अगर मैं अभी देखूं तो अभी बोलना बहुत आसान है, बट उस टाइम पे हाँ। ऐसा नहीं है। हालत बहुत खराब होती थी, क्योंकि क्या होता था कि हमारी कोचिंग से मैसेजेस जाते थे कि घर में कि आपका यू आर एब्सेंट ऐसे करके। तो मैं क्या करता था कि मैंने मैसेजेस डिलीट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर घर में किसी दिन पता चले कि अगर ये बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा तो दिक्कत हो जाएगी। किसको, पापा तो के नंबर पे आता था, मम्मी के नंबर पे? मम्मी के नंबर पे आता था एक्चुअली। तो मम्मी का क्या था ना, मम्मी को कि उस टाइम पे कीपैड वाला फ़ोन था। तो अब क्या है ना कि अगर आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप वहाँ पर ब्लॉक लिस्ट कर सकते हो, लेकिन कीपैड वाले फ़ोन में आप ब्लॉक लिस्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐड टू स्क्रीन लिस्ट करके एक ऑप्शन आता था, हम ऐड टू स्क्रीन लिस्ट कर देते थे, तो वो मैसेज दिखाएगा ही नहीं छोटे वाले फ़ोन में। नोकिया का जो फ़ोन आता है छोटा वाला, तो उस पर थोड़ा मैंने रिसर्च किया कि कैसे ये मैसेजेस आना बंद हो कम से कम। उम्र क्या थी आपकी उस टाइम पे? उस टाइम पे मैं 17 साल का था, मतलब ऑलमोस्ट 18 के करीब जाने वाला था। तो ये ऑलमोस्ट मैं 12 जस्ट एंटर करने वाला था, उस टाइम की बात है। तो मैं क्लियर था कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब 100% मैं क्लियर था कि इंजीनियरिंग तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आईआईटी मेरे बस की नहीं है। और मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा वहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था, मेरा मन कहीं और लग गया था। और मैं स्लोली एंड स्टेडली वहाँ पर अपने, मतलब उस टाइम तो कोई कमाता नहीं था, बट स्लोली एंड स्टेडली मैं कमाने लग गया था। तो मेरे अंदर वो माइंडसेट आ गया था कि अब इसको कैसे बढ़ाएं। अगर महीने का 30,000 आ रहा है तो उसको 50,000 कैसे करें, इसको 70,000 कैसे करें, वो माइंडसेट आ गया था। इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी आया। और स्टॉक मार्केट में उस टाइम कुछ कमाया नहीं, बट स्टॉक मार्केट ने इतना दिखा दिया कि यहाँ पर पोटेंशियल है। फिर मैं कुछ टाइम का ब्रेक लिया मैंने, जब मैंने ऑप्शन बाइंग में लॉस किया, उस टाइम के बाद कुछ टाइम का 2-3 महीने का मैंने ब्रेक लिया। और मेरा फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम, मैंने फ्रीलांसिंग को बिल्कुल बंद नहीं की, मैं उसको कंटिन्यू करता गया और फ्रीलांसिंग की इनकम मेरी बढ़ती गई। फिर मैंने क्या किया कि 3 महीने 4 महीने बाद फिर से 1.5 लाख का कैपिटल लेके आया। और इस बार मैंने सोचा कि इस बार ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, इस बार सीधा ट्रेंड पे खेलते हैं और इस बार फ्यूचर्स पे ट्रेड करते हैं। कैपिटल कहाँ से लाए मैक? कहाँ से कैपिटल आया? कैपिटल फ्रीलांसिंग से जो मेरी कैपिटल थी। तो यार इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, फ्रीलांसिंग से पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है, घर पे आईआईटी की एक्सपेक्टेशन चल रही हैं। एक मुझे थोड़ा सा सार बना के दो, सो दैट हम एक अच्छा राइट मैसेज दें फॉर पीपल हु आर एट योर एज, कि उनको किस तरह से इस चीज़ को देखना चाहिए। यू आर एबल टू मैनेज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है जो आपने किया है एट दैट पॉइंट इन एज। बट देन जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, पता क्या लोग कहेंगे, अरे यार सही बात है यार, ऐसे ही कर लेते हैं अपन भी। बट उनको नहीं पता ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ को सेट करना है, हाउ डू यू एक्चुअली डू दिस। तो व्हाट इज़ योर, अगर मैं इसको सार ही बोलूँगा या कंक्लूजन ऑन दिस पॉइंट, कि हाउ डू यू से कि भाई अगर करना है, अगर रिस्क लेना है तो इन 2 चीज़ों का भी ध्यान रखना, नहीं तो मत लो रिस्क। देखो मैं यही बोलूँगा लोगों को, उस टाइम के हिसाब से मेरा माइंडसेट ये था कि सबसे पहले मेरे अंदर क्लैरिटी थी। लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, मतलब लोग घर वाले बोल रहे हैं कि आप ये करो, तो आप फिर ना हाफ हार्टेडली वो भी करते हो, और हाफ हार्टेडली अगर आपको कुछ और परस्यू करना है, आपको हसल करना है, कुछ भी करना है, तो आप वो करते हो। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को करना क्या है। तो मेरे अंदर पहले से क्लैरिटी थी कि मेरे को ये जगह जाना नहीं है, बट मैं उस टाइम घर पे बोल भी नहीं सकता कि मेरे को ये करना नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा तो फिर और दिक्कत वाली बात है। तो मैंने वहाँ पर प्ले करना स्टार्ट किया कि मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं अपना साइड बाय साइड करते रहूँगा और यहाँ जाऊँगा भी नहीं। मतलब मेरे को वहाँ पर वो चीज़ करनी नहीं है। स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ, स्कूल वॉज कंपलसरी, मतलब वहाँ पर तो अटेंडेंस का खेल होता है, तो वहाँ पर तो आपको जाना पड़ेगा किसी तरह। तो मैं स्कूल बस अपनी नींद पूरी करने जाता था, मतलब मैं रात भर अपना वीडियो देखूंगा 3-4 बजे तक, और 1-2-3 घंटे सोऊंगा। 6 बजे स्कूल रहती थी, 6 से लेके 12, साढ़े 12, 1 बजे तक 12th की, तो मैं नींद पूरी करने अपने स्कूल जाता था। तो मैंने उसको मैनेज करना सीख लिया था कि मेरे को मैनेज करना है इस टाइम को। और मेरे को 12th एंड तक, मतलब जब लोग यहाँ पर अपना करियर धीरे धीरे सेट करना चाहते हैं, मेरे को एटलीस्ट एक मुकाम पे पहुँच जाना है कि मैं मतलब ये बोल दूँ कि यहाँ से मैं गिर नहीं सकता हूँ, अगर गिरूंगा भी तो यहाँ पर खड़ा रहूँगा। आई वुड लाइक टू नो दैट, कि जब आपने बताया ये चीज़, मे बी अपन जंप कर रहे हैं इस चीज़ पे, आई वुड लाइक टू प्रॉब्ली कम बैक ऑन दिस। मैं वापस उस पर जाना चाहूँगा कि 1.2 लाख या जितने भी पैसा आपने वापस फ्रीलांसिंग से बनाया, अब दोबारा ऑप्शन में आए, और मैं वापस आऊँगा अभी कि जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, बट आई वांट टू कीप इट सिक्वेंशियल। तो जब आप वापस मार्केट में आए, इस बार सीख के फ्रीलांसिंग से दोबारा पैसा कमा के, इस बार क्या किया जो आप बता रहे थे अपनी बात? तो इस बार मैं 1.5 लाख लेकर आया, तो मैंने ऑप्शन बाइंग सोच लिया कि मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है अभी, फ्यूचर्स भी है तो फ्यूचर्स ट्राई करते हैं इस बार, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं इस बार, ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे। और उस टाइम तक 3 महीने में मैंने क्या हुआ कि मैंने कैंडलस्टिक्स वगैरह, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन, थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बारे में स्टडी कर लिया था। मतलब ऐसा था कि अब मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है कि क्या हो रहा है, मतलब क्या करना नहीं करना है, ठीक है।
तो मैंने फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अब फ्यूचर्स में मैं ट्रेड करता था, एंड अगेन एवरीथिंग नेकेड हो रही है। यहाँ तक अच्छा। कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कुछ पता नहीं था कि हेजिंग क्या होती है, हेजिंग की कैसे की जाती है, कुछ पता नहीं था। सब नेकेड ट्रेडिंग हो रही है। तो मैंने फ्यूचर्स बाई किया एक बार में, और 1.5 लाख से मैंने ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार बनाया होंगे एक महीने के अंदर, मतलब ओके। प्रॉफिट लॉस करते। तो मेरे को लगा अब बैठ गया है अपना, एक महीना मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, और मैं लॉसेस को भी मैनेज करना मेरे को आ गया था, क्या चलो लॉसेस को मैनेज कर लेंगे। एक दिन क्या हुआ था कि मैंने एक शॉर्ट ट्रेड ली थी, फ्यूचर्स में शॉर्ट था मैं, और मार्केट क्या हुआ, मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया था 2.5-3% का। ओके। और अचानक से मेरे जो ब्रोकर है, उस टाइम पे मैंने अपने फादर का अकाउंट खुलवाया था, बिकॉज मैं 18 का भी नहीं हुआ था। तो मैं फादर के अकाउंट पे मतलब करता था उस टाइम तो। और अभी तो ऑनलाइन अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। उस टाइम तो 50 पेपर्स आते थे, पावर ऑफ अटर्नी आता था, सब साइन करके भेजो तब आपका अकाउंट खुलता था। तो मैंने IIFL में उस टाइम अपने फादर का अकाउंट खुलवाया था, उनमें उस पर मैं ट्रेड करता था। तो जब मैंने फ्यूचर्स का अकाउंट में मतलब जो 2.5-3% का गैप अप हुआ ना, तो मेरे रिलेशनशिप मैनेजर उस टाइम मिलते थे आपको। तो रिलेशनशिप मैनेजर का कॉल आया कि आपको ऑलमोस्ट 50-60% का आपका नुकसान हो रहा है, हम ट्रेड काटने वाले हैं। मैंने बोला कि आप क्यों ट्रेड काटोगे, आप कौन होते ट्रेड काटने वाले? मेरे को लॉस बुक करना है, मैं बुक करूंगा, मेरे को लगा रिकवर कर जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि ट्रेड काट दिया मेरे, जो मैक्सिमम लिमिट होता है लॉस का, उसके बाद उन्होंने ट्रेड काट दिया। एंड 1.5 लाख से ऑलमोस्ट मेरे को लगता है मेरा 70-80% फिर कैपिटल चला गया। 70-80%? 70-80% कैपिटल मेरा फिर से चला गया। अब फिर उस टाइम मेरे को लगा ना कि नहीं हो पाएगा, मतलब उस टाइम एक फीलिंग आई थी मेरे अंदर कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए और मैं ऑलमोस्ट जितना कमाया हूँ सब डुबा चुका हूँ। मतलब हो सकता है कि अपना फ्रीलांसिंग ही करते उसी में देखते हैं फ्यूचर अपना, इसको छोड़ देते हैं मतलब। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लिया और मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग, मतलब ये कुछ टाइम दूसरी के लिए। बार था? सेकेंड टाइम मैंने बंद किया। फर्स्ट टाइम तो बंद किया था इसलिए कि मेरे को ब्रेक चाहिए सीखने के लिए। करेक्ट। इस बार मैंने सोचा कि अब नहीं हो बस। पाएगा, लेट्स लीव इट, हाँ छोड़ देते हैं, मतलब अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए अपने, और अगर एक साल में मैं बात करता हूँ, एक साल में अगर 3 लाख मैंने 11th क्लास में कमाए, तो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी कि मैं मतलब कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को करते हैं, और मेरे पास जीरो थे उस टाइम, ऑलमोस्ट जीरो। आप बोलोगे 25-30 हज़ार जो बचे थे मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने छोड़ दिया और अपना फ्रीलांसिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या था कि उस टाइम पे थोड़ा आपका 12th का भी प्रेशर आता है, मतलब बोर्ड्स वगैरह थे, प्री बोर्ड्स वगैरह थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, थोड़ा पढ़ना पड़ता था। तो पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया मैंने, मतलब कि अभी अपना बोर्ड देखते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। फिर ऐसे क्या हुआ कि मैंने कुछ किताबें, फिर मेरे को इंटरेस्ट आई, कभी मैं किसी का वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को किताबें की इंटरेस्ट आई। तो मैंने एक किताब मंगाई थी, ट्रेडिंग इन द जोन करके, मार्क डगलस की किताब है, और बहुत अच्छी किताब है। तो मैंने वो मंगाया। तो उसमें आपको ट्रेडिंग तो सिखाएंगे नहीं, बट साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप बुक पढ़ोगे, कोई भी बुक अगर पढ़ेगा, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि पढ़ो। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, 25-30 क्वेश्चंस बुक के स्टार्टिंग में रहते हैं। एज अ बिगनर आप उसको आंसर करो, एंड बुक आप कंप्लीट पढ़ो। लास्ट में सेम क्वेश्चंस रहेंगे, बुक पढ़ने के बाद क्या आपका पर्सपेक्टिव बदला वो आप बताओ। तो मैंने, और मेरे को बुक पढ़ने की मतलब कुछ आदत नहीं थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती पढ़ा बुक, कि मेरे को बुक पढ़ना है, देखना है क्या है नहीं है, देखते हैं, मतलब हो सकता है ऐसे करने का उस टाइम में प्लान नहीं था कि करेंगे ट्रेडिंग, बट देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ सीख जाए, क्या पता कुछ नया मिल जाए हाथ में। तो मैंने जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझा, तो मेरे को समझ में आया कि सबसे बड़ा गेम जो है वो स्किल का नहीं है, सबसे बड़ा गेम है माइंड का, माइंडसेट का। मतलब स्किल आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंडसेट सही नहीं है, आप सही से रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में मतलब कितना बार भी कर लो पैसा नहीं बनाओगे। तो वहां से थोड़ी बहुत मेरे अंदर क्लैरिटी आई कि रिस्क मैनेजमेंट नाम की कुछ चीज़ होती है। एंड फिर मेरे को भी समझ में आया कि हाँ, फिर मैंने एक बार ऐसे ही बस मैं देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो रियलाइजेशन हुई कि मार्केट कल कहाँ खुलेगा, कल कहाँ बंद होगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट आज कहाँ जाएगा, कल कहाँ जाएगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में कल FIS क्या करने वाले, DIS क्या करने वाला, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में मेरा कैपिटल है। तो मैंने सोचा कि मेरे कंट्रोल में ये है कि मुझे लॉस मार्केट को कितना देना है। पहले क्या होता था कि मार्केट को जितना लॉस लेना है मार्केट ने ले लिया, मैंने लॉस प्लान भी नहीं किया कि मेरे को इतना लॉस देना है, मैं बस विद द फ्लो चल रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे अंदर रियलाइजेशन हुई कि यहाँ पर तो मार्केट डिसाइड कर रही है कि 10,000 लेना है, 50,000 लेना है, पूरा ले लेना है, वो मार्केट डिसाइड कर रही है। तो मेरे अंदर रियलाइजेशन है कि अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे मार्केट को कितना लॉस देना है, मार्केट डिसाइड नहीं करेगी। मैं अपना लॉस फिक्स रखूंगा एंड मैं उसी के हिसाब से ट्रेड करूंगा। ट्रेड बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। तो वो उस बुक ने ना मेरे अंदर मतलब साइकोलॉजी अच्छी खासी बिल्ड की। साइकोलॉजी उससे पहले थी ही नहीं। उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो था वो स्किल था, स्किल भी आप बोलोगे मतलब 20-30% था, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया, 4-5 महीने का, और मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो मैंने थोड़ा बहुत उसका अपना तैयारी करना स्टार्ट किया। एंड स्लोली एंड स्टेडली मैं क्या कर रहा था, मैं ट्रेडिंग में और डीप जा रहा था, स्किल वाइज भी
एंड साइकोलॉजी वाइज भी। Okay. मैंने फिर सक्सेस स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट कर दी उन ट्रेडर्स की जिन्होंने पैसा बनाया। जिम साइमंस हो गए, रे डालियो थे जो फंड मैनेज कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने समझा कि ये बंदे भी तो पैसा बना रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि इन्होंने पैसा नहीं बनाया है। तो ये Exactly. कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। Hmm. और उनको तो तब समझ में आया जब वो एक ठीक ठाक एज में थे। मेरे अंदर सबसे बड़ी मेरे साथ में एक चीज़ थी कि मेरा अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं 3-4 साल 5 साल सिर्फ सीखूंगा भी तो भी मैं बाई 24-25 कर लूंगा, मतलब ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। और उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली मैंने क्या किया, फ्यूचर्स को छोड़ा, ऑप्शन सेलिंग की तरफ मेरा माइंडसेट आया। मेरे को पहले से पता था कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा था कि 5-6 महीने जो थे मेरे, फ्रीलांसिंग पे भी मैं काम कर रहा था, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, हल्का हल्का यहाँ पर मतलब आधे घंटे 1 घंटे टाइप मैं कर रहा था, यहाँ पर सीख रहा था। तो मेरे को लगा कि अब ऑप्शन बाइंग भी कर ली, फ्यूचर भी कर लिया, यहाँ पैसा नहीं बन रहा है। ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डीके नाम का चीज़ समझ में आ गया था कि प्रीमियम डीके होता है और इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड यहाँ पर कंसिस्टेंटली आप जीतोगे। और फिर मैंने क्या किया, जैसे मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स खत्म हुए, 2019 की बात है ये, बोर्ड्स एग्जाम्स खत्म हुए मार्च में। मैंने उस टाइम मेरे पास ठीक ठाक सा 2.5-3 लाख का कैपिटल हो गया था। 6-7 महीने का मैं ब्रेक लिया, 2.5-3 लाख का कैपिटल मेरे पास फिर से फ्रीलांसिंग से आ गया था। और उस टाइम पे फ्रीलांसिंग में मैं और मेहनत कर रहा था जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, ताकि जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाए फ्रीलांसिंग से। मैंने उस टाइम मार्केट से और रिकवरी करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो रिकवरी हुई नहीं कभी। तो मैं फ्रीलांसिंग से उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं एक क्लाइंट और एक्स्ट्रा लेता हूँ, एक क्लाइंट और के लिए और काम करता हूँ, तो स्लोली एंड स्टेडली महीने का मैं कुछ 10-15% अपने लॉस का कवर कर लूंगा। तो जब मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखा तो फिर मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ऑप्शन सेलिंग के बारे में जब मैंने सीखा, फिर मैंने हेजिंग के बारे में भी सीखा कि आप ट्रेड को ओवरनाइट हेज करके जाओ, मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे मैं ऐसे करता था, और आजकल बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। आजकल क्या होता है, जब हम पोजीशन लेके जाते हैं ना, रात में वैसे 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, तो नॉर्मल सी बात है, हमें अपना स्क्रीन बंद कर देना चाहिए। बट आधे लोग की एनालिसिस 3:30 के बाद स्टार्ट होती है। करेक्ट। कि एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, यूएस मार्केट खुल रहा है, फेड की मीटिंग है उसका आउटकम क्या है, अच्छा रेट हाइक हुआ है तो मार्केट कितना गिरेगी, फिर 1:30 बजे देखेंगे जब यूएस मार्केट बंद हो रही है तो कितना बंद हो रही है, फिर सुबह 6:30 बजे देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी कितना खुल रही है। तो वो नींद अच्छी से आती नहीं थी। और मेरा भी कुछ ऐसा ही उस टाइम हाल हो गया था कि मैं सोता कम था उस टाइम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ एसजीएक्स निफ्टी में क्या हो रहा है। तो उस टाइम क्या हो रहा था ना, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी एकदम खत्म हो गया था। लोग एग्जाम्स के बाद एंजॉय करते थे और मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन था कि यहाँ पर लोगों ने 11th एंजॉय कर लिया, 12th एंजॉय कर लिया, और अब कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और ना मेरा यहाँ पर एग्जाम निकल रहा है, ना कुछ हो रहा है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप यू जस्ट टोल्ड के और थोड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि किताब पढ़ने का मन नहीं था, ट्रेडिंग इन द जोन, और इट्स ए डिफ़िकल्ट बुक, क्योंकि लोग कहते हैं यार कोई चार्ट पैटर्न सिखा दे, कोई टेक्निकल इंडिकेटर सिखा दे, कोई समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल सिखा दे। बट देन साइकोलॉजी की तरफ पहले तरफ ध्यान जाना कि ज़रूरी है, फिर उसको पढ़ना। सो अ पर्सन जिसका किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, उसने ट्रेडिंग इन द जोन, क्या आपके किताब पढ़ने का कोई तरीका है था व्हाटएवर कि 10 पेज पढ़ लिए रोज़, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा, या एक ही या 2-3 शॉर्ट्स में पढ़ने की कोशिश की? दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, क्योंकि किताबें पढ़ना बहुत इसको ओवरलुक किया जाता है। पीपल डोंट रियली केयर अबाउट इट। यूट्यूब के वीडियो देख देख के या कोर्सेज ले लेके बस पता नहीं हम बन जाएंगे ट्रेडर, विच इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, बट किताबें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो व्हाट वाज योर टेक्निक टू रीड द बुक? सो किताबें मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था। मतलब ऐसा था मेरा कि किताब में अगर एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ तो मेरा फिर हेडेक हो जाता था कि अब हो गया, बंद करते हैं। तो जब मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला किताब पढ़ा था, ट्रेडिंग इन द जोन की किताब पढ़ रहा था, तो एक बार में तो फिनिश करना इट वाज इम्पॉसिबल। लेकिन हमारी उस टाइम आदत क्या थी ना, कि जैसे हमारी इंग्लिश की सब्जेक्ट थी, तो वहाँ पर बहुत सारे नॉवेल्स होते थे, स्टोरीज होते थे, जो कि आपको चाह कर भी, आप चाहो ना चाहो पढ़ना पड़ता था। कॉम्प्रिहेंशन हो चाहो ना चाहो पढ़ना पड़ता था एग्जाम्स के लिए। तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा बहुत फोर्स करता था कि चलो 2 पेज और पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, 2 पेज पढ़ा, और मेरी आदत थी कि मैं अंडरलाइन करके पढ़ता था। मैं पेंसिल मेरे हाथ में रहेगी और मैं पढ़ रहा हूँ, कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा, या कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड हो गया जो वो बोल रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं है, मैं पढ़ूंगा और साइड बाय साइड में गूगल करके देखता था कि उसका मतलब क्या है। ताकि मैं क्लियर, और मेरे अंदर किताब में लिखने की आदत थी, उसका मैं मीनिंग लिख दूंगा, या कुछ अगर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा तो मैं वहीं पर लिख दूंगा कि इसका मतलब ये होता है, ऐसे करना है। तो वो चीज़ मैं करता था। 2 पेज पढ़े नहीं, 2 पेज खा लिए, डाइजेस्ट भी कर लिए, लाइक एज ईच वर्ड। एग्जैक्टली। तो क्योंकि हमारी आदत थी इंग्लिश में कि हम अगर कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो हमें नोट करना पड़ता था। स्टोरी समझने के लिए एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं, 2 बार पढ़ना, फिर आप नोट करो। तो वो आदत वहीं से थी कि आप उसका मीनिंग लिख रहे हो। और अगले दिन मैं क्या करता था, जब मुझे फ्रेश पेज पढ़ना है, उससे पहले मैं क्या करता था, जो 2 पेज में मैंने थोड़े बहुत हाईलाइट्स लिखे हैं,
उसको गो थ्रू कर लेता था, ताकि बैकग्राउंड क्या है मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, कभी हो सकता है 2 दिन का गैप आ गया, कभी हो सकता है 3 दिन का गैप आ गया, कभी पढ़ने का मन नहीं किया, तो वो मेरे माइंड में फ्रेश रहे, इसलिए मैं हाइलाइट्स लिख लेता था कि वहाँ पर मेरे को पता रहे कि बैकग्राउंड मैंने सीखा क्या है। तो जिन लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं है स्पेशली, और ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, और अपने स्कूल की कॉलेज की किताबें नहीं पढ़ पाते, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे कि आप लोग कहते हैं यार मैं किताब पढ़ ली, समझ नहीं आई यार क्या लिख दिया, यूएस की किताब है शायद इसलिए। अरे लेकिन उसको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ यू। किस तरह बनाओगे? परफेक्ट एग्जांपल गिवन बाय मैक के 2 पेज ही पढ़ लो चाहे, पर ऐसे पढ़ो कि समझ में आए, और अगली बार जब उस किताब को दोबारा छू तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कि पिछली बार क्या पढ़ा। इसमें टाइम भी उतना ही जाएगा जितना आप शायद 20 पेज पढ़ रहे हो अभी, और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप 2 पेज ही पढ़ लो, टाइम सेम ही है, लेकिन पक्का समझ में आएगा और प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो। करेक्ट ना? बहुत लोग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग पढ़ते हैं कि मैंने एक किताब फिनिश कर दी, हाँ मैंने 2 किताब फिनिश कर दी, हाँ 3 किताब फिनिश कर दी। वो आपके स्कोर में तो आ जाएगा कि आपने 4 किताब पढ़ी है, बट उससे क्या सीखा क्या समझा कुछ मतलब नहीं। तो अभी भी मैं क्या करता हूँ, अभी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो अभी भी अगर मेरे को कोई किताब अगर समझ में आ रही तो मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज मैं बीच बीच करके पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा तरीका वही रहता है कि मैं लिखता हूँ ज़रूर, चाहे अगर मैं 2 पेज भी पढ़ रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ज़रूर कि इसका मतलब क्या है और इसका मीनिंग क्या है, और साइड में थोड़ा बहुत आपको खाली स्पेस मिलेगा तो आप हाईलाइट्स लिख लो टाइप, ताकि अगली बार अगर 1 महीने बाद भी आप पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ कभी ना कभी पढ़ी थी और ये हाईलाइट्स है, इसका थोड़ा बहुत सार है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ठीक तो है, ऐसे ऐसे करके मैंने किताब पढ़ी। विल गो बैक टू ऑप्शन सेलिंग, जो आप अपनी कहानी बता रहे थे कि इस बार मैं हेजिंग वगैरह, या दैट्स। हाँ, तो इस बार क्या हुआ था कि इस बार मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। पहले साइकोलॉजी 0 थी, अभी साइकोलॉजी समझ लो कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी साइकोलॉजी। एंड स्किल्स वाइज भी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, मतलब कैंडलस्टिक्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गए। और जैसे मैंने बताया कि जब मैं लॉस भी कर रहा था ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्या करता था, जब मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता था, ऑब्जर्व बहुत करता था कि अच्छा यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट क्यों ले रहा है, यहाँ पर क्या रीज़न है, और अगर यहाँ से सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है तो क्यों रिवर्स कर रहा है, क्वेश्चन करता था। कभी आंसर मिलता था, कभी आंसर नहीं मिलता था। मतलब कभी आंसर मतलब अगर आपने सीखा है पढ़ा है तो मिल गया, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलता था, बट मैं उसको ऑब्जर्व जरूर करता था। तो वो ऑब्जर्वेशन वाली जो मेरी स्किल थी, ऑप्शन सेलिंग के टाइम और बढ़ गई। जनरली आंसर क्या होते हैं इनके, कि सपोर्ट लेवल क्यों हुआ, या रेजिस्टेंस लेवल क्यों टच हुआ, या ब्रेकआउट क्यों हुआ? जनरली क्या आंसर्स होते हैं टेक्निकली स्पीकिंग? यूजुअली क्या होता है ना, मार्केट में अगर ट्रेंडिंग मूव की अगर मैं बात करता हूँ, तो मार्केट में ट्रेंडिंग मूव तभी देखने को मिलेगा अपसाइड में, जब मार्केट कोई रेंज से निकल रहा है। मार्केट मान लो कुछ दिन एक टाइम पे एक जगह फंसा हुआ है, एक जगह फंसा हुआ है, और मार्केट एक बार ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। बार बार नीचे कौन लेके आ रहा है? सेलर्स लेके आ रहे हैं बार बार नीचे। मतलब वहां पर हावी कौन है? वहां पर हावी सेलर्स है। तो मार्केट हम बोल, जब जहां सेलर्स हावी है ना, उसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब वो वहां रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, इट मींस अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिल रहा है। पहले जब मार्केट एक रेंज पे जा रहा था, हर बार वहां पर सेलर्स नीचे भेज रहे थे, हर बार सेलर्स नीचे भेज रहे थे, हर बार सेलर्स नीचे भेज रहे थे। लेकिन जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इस बार अलग हुआ, इस बार सेलर्स नीचे नहीं भेज पाए, इस बार बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया, बायर्स ने सेलर्स की स्ट्रेंथ से ऊपर मूव किया, एंड देन मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो वो उस टाइम, अभी बोलना बहुत आसान है, बट उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि एक बार में सपोर्ट टूटेगा, एक बार में रेजिस्टेंस टूटेगा, 2 बार में रेजिस्टेंस टूटेगा, 3 बार में रेजिस्टेंस टूटेगा। तो मैंने फिर एक चीज़ अच्छे से नोटिस की, और ये मेरे लिए आज भी काम करती है, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि कोई भी अगर मार्केट सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, मेरी 3-4 चेकलिस्ट है जो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमेशा देखता हूँ। पहला तो आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप रेजिस्टेंस देख रहे हो तो आपको स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना है। अब बहुत लोग पूछेंगे स्विंग हाई क्या होता है? स्विंग हाई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट नीचे की तरफ बहुत जोर से रिवर्स करती है, मतलब द हाईएस्ट पॉइंट जहां से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स करती है। Okay. और स्विंग लो एक ऐसा पॉइंट होता है जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करती है। तो यूजुअली अगर आप देखोगे मार्केट रेजिस्टेंस स्विंग हाई की तरफ लेगा ना, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे आ रहा है, Correct. आपने वो पॉइंट को मार्क कर लिया, वहां से मार्केट नीचे आ रहा है, आपने वो पॉइंट को मार्क कर लिया। तो आपको पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरा है ना, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया उस पर ट्रेड कर रही है, तो कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब आप ट्रेड करते हो, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ती है ना, सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, तुरंत एंट्री कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने सीखी कि ये कभी नहीं करना है। कितनी बार क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस टूटता है, हम एंट्री कर लेते हैं, एंड मार्केट उसी कैंडल में नीचे आकर क्लोज करके फिर मार्केट नीचे चला जाता है। तो एक चीज मैंने सीखी कि हमेशा आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, डेली पे ट्रेड कर रहे हो, वीकली पे ट्रेड कर रहे हो, आपको ये देखना है कि अगर मार्केट को रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो क्या कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर, उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आ रही कि नहीं आ रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ा है यानी सेलिंग आ सकती है तो रेड कैंडल की क्लोजिंग आए। कितनी बार क्या होता है, मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा और मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग भी की, बट वो कैंडल क्लोजिंग है रेड। हाल ही में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने अभी फेक ब्रेकआउट वैसे ही किया था। बैंक निफ्टी ने एक रेंज को तोड़ा और ब्रेकआउट भी कर दिया, बट वो ब्रेकआउट रेड कैंडल से हुआ। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बायर्स की स्ट्रेंथ दिखनी भी चाहिए ना। अगर वहां पर सेलर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है तो इट मींस कि वहां पर बायर्स उतने प्रेजेंस है ही नहीं, तो वो फेक ब्रेकआउट के सिनेरियो है। तो हमेशा कैंडल क्लोजिंग बहुत जरूरी है, ये मैंने बहुत लेट से सीखा। बट ये जब मैं करता हूं तो इससे क्या होता है कि कुछ ट्रेड्स तो मेरे अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। मतलब वहां अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो वहां ट्रेड हो जाएगा, बट जहां आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे वहां ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो फालतू के जो स्टॉप लॉस हम लेते हैं ना, वो लेने से मैं बच रहा हूं। तो वो एक चीज मेरे अंदर बहुत अच्छे से काम की कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में। नंबर ऑफ ट्रेड्स इस हिसाब से बहुत कम होंगे रिलेटिवली। एग्जैक्टली उसमें क्या होता है ना, अगर 50 ट्रेड है तो 25-30 तो फिल्टर आउट हो जाएंगे अपने आप। 25-30 में क्या होगा, 15-20 तो आपके स्टॉप लॉस वाले ट्रेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस करोगे आप, बट अगेन दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टॉप लॉस। तो अगर आप फालतू का स्टॉप लॉस देना चाहोगे तो फिर आप अपॉर्चुनिटी वो लो। तो स्टॉप लॉस से बचने मेरा तो मेन फोकस ये रहता है कि जितना नुकसान कम हो या जितना स्टॉप लॉस आप मिनिमाइज कर सको, ऑप्टिमाइज कर सको, उतना करो। लेट्स गो बैक टू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अभी वी कैन अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या है टू फिगर आउट कि कौन सी ट्रेड्स में जाना है या नहीं जाना है। ओवर ट्रेडिंग से भी बचता है बंदा, आई थिंक टू एन एक्सटेंट रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचता है, बट प्रॉब्ली वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट ऑप्शन सेलिंग में स्पेसिफिकली व्हाट इज़ योर वे ऑफ गेटिंग इनटू एन एक्सपायरी? किस दिन में एक्सपायरी, सॉरी किस दिन में ट्रेड करना प्लेस करते हो, पसंद करते हो? स्ट्राइक प्राइस क्या है? क्या आप ग्रीक्स देखते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, प्राइस चार्ट देखते हो? हाउ डू यू गेट इनटू इट? अभी अगर आप पूछोगे तो अभी दो तरह के सेटअप्स मैं रन करता हूँ। एक मेरा सेपरेट अकाउंट है, मतलब अभी दो अकाउंट्स एक्चुअली मेरे हैं। एक तो अभी भी मैं फादर के अकाउंट में ट्रेड करता हूँ और एक अपने अकाउंट अपने नाम पे ट्रेड करता हूँ। फादर के अकाउंट में ट्रेड करने का रीज़न टैक्सेस है कि अब अगर आप पैसा बना रहे हो तो आपको थोड़ा टैक्स में मैनेज करना पड़ेगा, तो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रेड करना पड़ता है। फादर के अकाउंट में पूरा जो पैसा है वो दैट इज कैश, मतलब वो ट्रेडिंग के लिए ही है। ओके। और मेरा जो अकाउंट है वो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट था। तो अब मैंने क्या किया, वहाँ से प्लेजिंग लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने स्टॉक्स को प्लेज किया एंड स्टॉक्स के प्लेज पे मार्जिन पे, अब ऑब्वियस ही बात है वो स्टॉक्स की प्लेजिंग पे मार्जिन पे कुछ पैसा बन नहीं रहा है, तो मेरा वहाँ से एम है कि मेरे को मिनिमम रिटर्न्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई रिस्क लूंगा उस प्लेजिंग वाले ट्रेड पे, मैं बहुत कम रिस्क लूंगा। मतलब महीने का अगर मेरा 2% 3% में बन रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो मैं क्या करता हूँ कि जो एक्सपायरी की ट्रेडिंग होती है वो अपने प्लेजिंग वाले अकाउंट से करता हूँ, अपने अकाउंट से करता हूँ। तो एक्सपायरी में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि अब अभी और पिछले 1-2 साल में जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन निकला है कि मार्केट यूजुअली सुबह में जो ब्रेकआउट देता है वो यूजुअली फेल हो जाते हैं। मतलब मैक्सिमम ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है। अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट खुलेगी कहाँ, ये इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। कोई बड़ा प्लेयर है वहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मार्केट यहीं खुलेगी, मार्केट को यहीं खोलो। मार्केट ओपनिंग होती है गैप अप गैप डाउन डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस डे का न्यूज़ क्या है, प्रीवियस डे का एक्शन क्या है, यूएस मार्केट्स में क्लोजिंग क्या है, न्यूज़ क्या है, उसके हिसाब से मार्केट खुलती है। करेक्ट। बट मार्केट क्लोज कहाँ होगी ना, वो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके हाथ में होता है कि मेरे को अपने साइड में मार्केट को क्लोज कराना है। तो यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे पिछले 2 साल 3 साल में मार्केट का जो बड़ा मूव आता है ना 12 बजे के बाद आता है, चाहे वो ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हो गया। शार्प मूव की मैं बात करता हूँ, जो लोग डायरेक्शन पकड़ते हैं। ओके। बड़ा मूव ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि सेकंड हाफ में ही बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि मुझे मार्केट को अपने साइड में क्लोज करवाना है। अगर आप यूजुअली नोटिस करोगे कि मार्केट अगर किसी दिन डे लो के आसपास क्लोज करता है तो बहुत हाई चांस है कि अगले दिन मार्केट या तो फ्लैट खुल के सेलिंग आएगी मार्केट में शार्प, बिकॉज उन्होंने क्लोजिंग ही डे लो के आसपास कराया। यानी उनका मानना ही है कि भैया मार्केट नीचे बंद हुई है, यानी सेलर्स के फेवर में बंद हुई है। तो अगले दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती यानी वहीं से मार्केट फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी, या तो मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो जाएगा एंड वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो फर्स्ट हाफ में मैं बिल्कुल ट्रेड करना अवॉइड कर दिया। अभी भी क्या होता है कि मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता ही नहीं हूँ। बहुत लोग क्या होता है ट्रेडिंग जब जो लोग करते हैं फुल टाइम करते हैं, या जो लोग ऐसे भी ट्रेडिंग करते हैं, उठते होंगे सुबह 8 बजे 9 बजे एंड वो आराम से 9:15 में बैठते हैं। मैं उठते ही 10-11 बजे जानबूझ के, क्योंकि मुझे वहां पर वो अगर मैं मार्केट देखूंगा, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मेरे को लगेगा ब्रेकआउट भी है, मैं वहां ट्रेड करूंगा एंड मैं फंस जाऊंगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है और वो मेरा माइंडसेट भी ऐसा बैठ गया कि मेरे को फर्स्ट हाफ में ट्रेड ही नहीं करना। ऐसा हुआ है
हैज दिस हैपेंड, दैट्स व्हाई प्लान बहुत बार। किया ऐसा? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। एंड अभी क्या होता है, अभी भी मैं ट्रेड करता हूँ कभी कभार, अब तो बहुत रेयर हो गया। मतलब कभी कभार होता है, आपके अंदर एक चुल होती है कि हाँ चलो ट्रेड करते हैं, यहाँ पर हाँ। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अभी पर्पसली बोलो या नॉट पर्पसली बोलो, बट मेरे को अभी भी नुकसान होता है मॉर्निंग में। हो सकता है मेरा माइंडसेट वैसा बैठ गया हो, बट उसके पीछे मैंने लॉजिक भी खोजी है। ऐसा नहीं कि इट्स नॉट बाय लॉजिक, मुझे लॉजिक भी लगी। अगेन वही बात है ना कि आपको हर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझ में आता है, Yes. जो आपके लिए काम करता है, आप उसको फॉलो करो, आप उसको देखो, आप उसको ट्राई करो। तो मेरे लिए क्या चलता है, मेरे लिए 12 बजे के बाद मेरे लिए ट्रेडिंग चलती है। जो इंट्राडे की हो गई तो 12 बजे के बाद। तो एक्सपायरी में क्या होता है ना, 12 बजे के बाद थर्सडे को 12 बजे के बाद मैं ट्रेडिंग में एंटर करता हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, 12 बजे के बाद अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो एक्सपायरी में 3.5 घंटे बचते हैं, 3.5 घंटे बचते हैं, और प्रीमियम्स भी ठीक ठाक से डीके हो जाते हैं। ओके। तो मेरा मेन फोकस होता है ना, मेरे को वो स्ट्राइक प्राइस टारगेट करना है जो जीरो होगा। एज एन ऑप्शन सेलर मेरा पर्पस ये रहता है कि मेरे को वो स्ट्राइक प्राइस Yes. टारगेट करना है करेक्ट। जो आज के दिन आउट द मनी अगर होगा तो वो जीरो होगा, बिकॉज आउट द मनी ऑप्शन सारे जीरो हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं 12 बजे, अगर आप देखोगे जहां पर मार्केट है एट द मनी, लेट्स जो मार्केट 18,000 पे एट द मनी है, ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड मार्केट का एक मूड देखूंगा कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है। कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा कि या तो मार्केट अपसाइड में जाने की तरफ जा रहा है या मार्केट डाउन साइड जा रहा है। बस एक हल्का सा बायस मैं देख लूंगा, और फिर मैं क्या करता हूं, एक स्विंग हाई और स्विंग लो आपको दिख जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिसेंट वाला, मैं उसको मार्क कर लूंगा। एंड मुझे अगर लगता है कि मार्केट यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है मार्केट 18,000 से 18,050 पे जाए, हाँ। 18,070 पे जाए, लेकिन हो सकता है मार्केट 18,150 के ऊपर क्लोज ना कर पाए। तो मेरा मेन फोकस होता है कि मुझे वो स्विंग हाई के ऊपर अगर कोई स्ट्राइक प्राइस मिल गई जो कि जीरो भी हो जाएगी एंड जिसके अंदर थोड़ा बहुत प्रीमियम भी बाकी है, तो मुझे उसमें काम करना है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, ऐसी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कितनी बार मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है, मतलब मेरे जो मूव है, मेरा जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जाती है, फिर भी मुझे प्रॉफिट होता है, बिकॉज मेरे हाथ में है टाइम डी के। यस। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं कि आउट द मनी ऑप्शंस को मैं टारगेट करता हूं 12 बजे के बाद। एंड निफ्टी में अगर मैं प्रीमियम की बात करता हूं, मुझे 8-9 रुपए का प्रीमियम मिलता है, 8 से 10 रुपए के प्रीमियम मैं टारगेट करता हूं, बिकॉज वो जीरो होने वाले हैं। 10 में से 8 बार 9 बार वो जीरो होने वाले हैं। और आपको निफ्टी में एट द मनी, अगर विक्स हमारा 13-14 के आसपास भी अभी जो है, तो आपको आराम से 100 पॉइंट आउट द मनी मिल जाएगा, 8-9 पॉइंट का 12 बजे के आसपास। ये इसलिए मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कम से कम 15, 20, 25, 30 एक्सपायरी से इसी ट्रेड पे काम कर रहा हूँ, इसी सेटअप पे काम कर रहा हूँ, और मैंने बैक टेस्ट भी करके रखा हुआ चीज़ें को। तो मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली कि प्रीमियम आम क्या है, और कभी कभी मैं ट्रेड भी नहीं करता हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा आपको। तो 12 बजे के बाद क्या होता है, निफ्टी अगर 18,000 पे है, मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अगर नीचे नहीं जाएगी तो 18,100 यानी 100 पॉइंट के ऊपर तो नहीं जाएगी। या तो वो मार्केट नीचे जाए तो मुझे तुरंत फायदा हो, या तो अगर ऊपर भी जाएगी तो 100 पॉइंट के ऊपर तो नहीं जाएगी। तो मैंने वो स्ट्राइक प्राइस वहां सेलेक्ट कर लिया, एंड मैं क्या कर देता हूं, वहां पर कॉल को शॉर्ट कर दूंगा, कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। एंड कॉल को शॉर्ट करने के बाद क्या होता है ना, एक लॉट पे 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो मैं अपने लॉट्स को बढ़ाने के लिए क्या करता हूं, अगर मैंने 8-9 रुपए के ऑप्शन को सेल किया है, उसको हेज फॉर द सेक ऑफ हेजिंग कि मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, 50 पैसे से 1 रुपए वाले कॉल ऑप्शन को और 200-300 पॉइंट आउट द मनी जाके मैं उसको हेज कर लेता हूं। दैट्स नॉट हेजिंग बेसिकली, बट दैट इज जस्ट फॉर द मार्जिन थिंग, कि आपको मार्जिन मिल जाएगा ज्यादा, और एक लॉट पे आप 40,000 पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि मेरे को लॉट ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर आप 8-9 रुपए का सेल कर रहे हो, तो एक लॉट से कुछ होने वाला नहीं है, टू बी फ्रैंक। एक लॉट से कुछ नहीं बनेगा, एक लॉट से आपका 1,000 रुपये 1,200 बनेगा। तो यहाँ पर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो क्वांटिटी पे ही खेल सकते हो आप, कि अगर आप 5,000, 7,000, 10,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो एंड 8-9 रुपए का डीके आया, तो आप 40, 50, 60,000 बना सकते हो एक्सपायरी में। दैट इज द मेन मोटिव। तो मैं ऐसे करके ट्रेड करता हूँ। अब कब ट्रेड नहीं करता हूँ उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, यूजुअली कभी कभी मार्केट खुलते ही एक्सपायरी के दिन लीनियर डीके हो जाता है। मतलब मार्केट खुली और फर्स्ट हाफ में मार्केट में पूरा डीके हो गया। ओके। तो वो कैसे पता चलता है, 12 बजे अगर 100 पॉइंट आउट द मनी कॉल या पुट अगर 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये के आसपास है, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे को पता है या तो मार्केट में वहां पर रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है कि वहां पर आप उतना रिस्क लो, और दूसरी बात, अगर आप ट्रेड करोगे तो कितनी बार क्या होगा कि जो 4-5 रुपए का आपने सेल कर रखा है, बहुत हाई चांस है कि वो 50, 60, 70 भी जा सकता है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन ऑन दैट? दिस वाज एकदम से मेरे कहने का मतलब, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अगर 12 बजे ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट है 18,000 पे, और 18,000 का 100 का कॉल आउट द मनी है, 18,100 का कॉल आउट द मनी है, उसका प्रीमियम लेट्स अज्यूम 8 रुपए के आसपास है। अब मैंने 8 रुपए पे सेल उसको कर दिया, बट वो 8 पे सेल किया, मैक्सिमम प्रॉफिट तो जीरो है ना, मतलब 8 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है,
लेकिन लॉस तो कितना भी हो सकता है, वो 8 का 16 जाएगा, 16 का 32 जाएगा, 32 का 80 भी जाएगा, पॉसिबिलिटी है। एंड ऐसा होता भी है। तो पहली बात तो वहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्लियर रहता है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप पूछोगे तो 1:1 का रहता है रिस्क रिवॉर्ड। अच्छा, जितना आ रहा है उतना जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि 10 में से 8 बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी तरफ है। मैक्सिमम टाइम्स यू विल मेक मनी, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप बहुत छोटा रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट यूं उड़ा के ले जाएगा। तो आपको थोड़ा अपना स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। बड़ा इन द सेंस कि अगर 8 का सेल किया है तो 14-15 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब वहां पर दिक्कत क्या होती है ना, वहां पर ही साइकोलॉजी का मेन खेल है। मैं जो बताऊंगा ये लोग अगर ट्रेड करेंगे दे विल मेक मनी 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स, बट एक बार जो नुकसान 10 होगा out ना of वो 9 9 वाले times. सारे प्रॉफिट को लेकर चला जाएगा। ओके। क्योंकि वो जब 8 का 16 आएगा ना, बहुत बार क्या होगा 16 का 30 जाके बाद में 0 हो जाएगा। लेकिन किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन वो 16 का ना 200 चला जाएगा, एंड आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर मैंने लगाया है तो मैं रिलीजियसली उसको फॉलो करता हूँ। रिलीजियसली फॉलो करता हूँ मतलब एकदम फॉलो करता हूँ। हो सकता है 16 जाने के बाद फिर वो 0 आ जाए, आई डोंट ट्रेड। एक बार ट्रेड लिया, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। तो मैं वही आपको बता रहा था कि यूजुअली 12 बजे के आसपास 8-9 रुपए का प्रीमियम आपको निफ्टी में मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, जब मार्केट मॉर्निंग में ही डीके कर जाती है तो 12 बजे के आसपास अगर आप 100 पॉइंट्स आउट द मनी जाओगे तो आपको 4-5 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है निफ्टी में। तो उसको उधर मैं सेल नहीं करता हूँ, उधर मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ, उस एक्सपायरी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड जब मैंने ट्रेड नहीं किया तो मैंने यही नोटिस किया है कि 10 में से 6 से 7 बार क्या होता है, मार्केट उस जो ऑप्शन रहता है हमारा 5-6 वाला, वो 12, 15, 20, 25, 30, 50 चला जाता है। मतलब वो ऑप्शन बाइंग के लिए है। तो अगर गैम्बल करना ही तो ऑप्शन बाइंग कर लो, उससे अच्छा ऑप्शन सेलिंग में क्या मिलने वाला है। 3-4 रुपए के लिए 3 घंटे का आप रिस्क नहीं ले सकते हो। दो तीन सवाल है मेरे। पहला, हाँ हाँ, ये जो ओटीएम है, डीप ओटीएम करते हो ऑप्शन सेलिंग में एक्सपायरी पे? 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स। अगर 100 डीप points. ओटीएम आप जाओगे एक्सपायरी के दिन तो कुछ प्रीमियम मिलेगा नहीं। उसमें लिक्विडिटी का फाइट तो नहीं आता है? नहीं, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एट द मनी के आसपास आप कर रहे हो ना। एट द मनी से 100 पॉइंट्स आउट द मनी है तो मिल जाएगा। लिक्विडिटी भरी मिलती है। तो इज़ इट राइट टू से कि जो आप थे शुरू में ऑप्शन बाइंग में, आप उसी बंदे को हाँ। टारगेट कर रहे हो आज? उसी ऑप्शन बायर को आप टारगेट कर रहे हो ऑप्शन सेलर बन के, जो आप खुद थे? एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि उस टाइम मैं जो बाई करता था आज मैं सेल करता हूँ। उस टाइम पे जो 8, 10, 15, 20 के प्रीमियम को मैं जो बाई करता था, मुझे लगता था कि वो 100-200 चला जाएगा। आज मेरे को पता है कि वो मैक्सिमम टाइम्स नहीं जाने वाला। और कभी कभी क्या होता है ना, एक बार अगर चला गया तो उसे हम रूल नहीं बना सकते कि हाँ यही हर बार होने वाला है। तो वो कभी कभी मार्केट वैसे झटके देगा आपको, वो झटके भी जरूरी है, ताकि आप कुछ भी होली ग्रेल तो मार्केट में है नहीं। तो आपको वो चीज़ समझना है। और वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छे समझ में आया कि हाँ यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ 3 घंटे बाकी है। फिर सी ऑप्शन सेलिंग में द वे यू आर टेलिंग इट, बहुत बार होता होएगा कि मार्केट में एकदम से ही लास्ट के, क्योंकि एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो यार सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हो? सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हो? पहले तो मैं यही पूछ लेता हूँ। नहीं, एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हैं और मेरा एक पोजिशनल सेटअप चलता है जो कि मंथली एक्सपायरी में रहता है। अच्छा, तो डोंट यू थिंक कि यू हैव लिमिट योर सेल्फ टू स्पेसिफिक डेज एंड स्पेसिफिक पोजिशंस, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ना हिले? दूसरा चीज़ कि उसमें हाउ डू यू स्टॉप योर सेल्फ? मन नहीं करता यार कि मैं तो और पैसा कमा सकता हूँ? ये सबसे बड़ी बात है असीमा, जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने अभी लेटली रियलाइज की है कि ट्रेडिंग इज नॉट लाइफ। मतलब सिर्फ जिंदगी ट्रेडिंग नहीं है। हम क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग को अपने सर में इतना चढ़ा देते हैं कि बस ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है। करेक्ट। ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है, जिंदगी नहीं है। बट ट्रेडिंग के विपरीत भी आपकी और जिंदगी है। यू हैव योर पर्सनल लाइफ, और ट्रेडिंग के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग भी करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं एकदम एक्सपायरी में ट्रेड करूँगा। अभी मैंने ट्यूसडे को भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब फिन निफ्टी आ चुका है। तो फिन निफ्टी भी अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्यूसडे और थर्सडे मेनली एक्सपायरी रहता है, और एक सेटअप रहता है जो कि मंथली एक्सपायरी का रहता है। मंथली एक्सपायरी में मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि एडजस्टमेंट्स करके ट्रेड करता हूँ। उसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर आप स्क्रीन की तरफ बैठे हुए हैं। यस। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि महीने में मैं कितने घंटे ट्रेडिंग को देता हूँ, तो मुश्किल से 5 से 6 घंटे। मतलब अगर आप देखोगे अच्छे से महीने की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सपायरी हमारी 4 हो गई। करेक्ट। 4 एक्सपायरी हो गई महीने के, तो 2-2 घंटे करके पकड़ लो, 8 घंटे वहाँ हो गए, और 4-5 घंटे एडजस्टमेंट में हो गए। मतलब 12-15 घंटे में मेरा महीने का काम हो जाता है। तो मैं अपने आप को जानबूझकर लिमिट करता हूँ, और मैं अपने आप को जानबूझकर बिजी कर लेता हूँ कि मुझे वहाँ पर ट्रेडिंग, अगर मैं मार्केट देखूंगा तो हो सकता है, अभी भी हम इंसान ही हैं, हम रोबोट तो है नहीं, हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी देखे और मैं पैसा बनाना स्टार्ट कर दूं उसमें, तो फिर मेरा मन आ जाएगा कि चलो यार पैसा बन रहा है, अब कुछ और देखते हैं। तो मैंने जानबूझकर अपने आप को लिमिट किया है कि ट्रेडिंग के अलावा भी जिंदगी है, और ट्रेडिंग से भी अच्छा पैसा बन रहा है, एंड ग्रोथ भी आएगी तो स्लोली स्टडली आएगी।
हर कोई को देख के हम सोशल मीडिया पे क्या होते हैं, देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये बंदा ट्रेडिंग से पैसा बना रहा है, तो ही इज मेकिंग, मतलब वो कोई कार खरीद रहा है, लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, तो उसको देख के क्या होता है ना, हमारे अंदर भी आता है कि मेरी कब आएगी। तो सबसे पहले क्लियर करने के लिए मैं सभी को बताऊंगा कि मेजॉरिटी थिंग्स यू सी ऑन सोशल मीडिया इज एब्सोल्युटली फेक। या तो वो Yes. फेक है या वो दिखाया जाता है आपको, सिंपल सी हाँ। बात है। वो आपको परसू ही किया जाता है कि आप उसको देख के खींच के आओ। तो पहली बात तो उससे मैं दूर हूँ, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। एंड दूसरी बात इसीलिए मैंने क्या किया है कि ट्रेडिंग को अपना एकदम प्रायोरिटी रखा है ट्रेडिंग को, बट नाउ इट्स नॉट माई टॉप प्रायोरिटी। अपनी टेक्निकल स्टॉक मार्केट स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, दो तरीके यहाँ पर सीखने के लिए टेक्निकल्स के। एक जो तो तरीका है वो 100% काम करेगा, लेकिन उसमें क्या है, टाइम बहुत लगने वाला है। आप खुद से ट्रेड करो कम पैसे से, एंड जो पैसा आप लेकर आओ मान के चलो कि वो जीरो होगा। एंड सबसे बेस्ट तरीका है टेक्निकल्स को अच्छा करने का कि आप ऑप्शंस में बिल्कुल ट्रेड मत करो, आप फ्यूचर्स में बिल्कुल ट्रेड मत करो। आप जो ट्रेडिंग की एबीसीडी होती है वो होती है कैश सेगमेंट। कैश में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्टॉक एक दिन में जीरो नहीं होने वाला है, तो आपका पैसा एक दिन में डूबने वाला नहीं है। अब बहुत बेकार ट्रेडिंग करोगे तो ही आपका पैसा जीरो होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता कि जीरो आपका पैसा हो। तो जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि स्टॉक में भी 5,000 स्टॉक मार्केट में है, 5,000 स्टॉक है। स्टॉक को फिल्टर कैसे करें? स्टॉक को फिल्टर करने का बेस्ट तरीका है कि जो टॉप इंडेक्स हमारे हैं, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया। निफ्टी 100 इंडेक्स में 100 स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स लिक्विड होते हैं, सारे स्टॉक्स लिक्विड होते हैं, कंपनीज भी अच्छी होती है, एंड ऑब्वियसली बात उनमें मूवमेंट भी अच्छा होता है। उन 100 स्टॉक्स में से अपना एक बास्केट बना लो, अपना एक इंडेक्स बना लो। जैसे निफ्टी 50 अपना एक इंडेक्स है, आप अपना इंडेक्स बना लो 10 से 12 स्टॉक का। ये मेरा इंडेक्स है। जैसे Okay. मैं क्या करता हूं, अगर आप बहुत लोग मुझे देखते होंगे, तो मैं अगर ट्रेड्स भी शेयर करता हूं या कैश में भी बात करता हूं, तो मेरे कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं। एक्सिस बैंक, यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक, 7-8 स्टॉक्स है जो कि मैं बहुत ट्रेड कर चुका हूं। तो मुझे, जब मैं एक चीज को बार बार ट्रेड करूंगा ना, अल्टीमेटली ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। आप एक्सिस बैंक से बनाओ, बैंक निफ्टी से बनाओ, दैट डजंट मैटर। तो आप 10 से 12 स्टॉक अपने निकाल लो, 2 स्टॉक बैंक से पकड़ लो, 2 स्टॉक आईटी से पकड़ लो, 2 स्टॉक फार्मा से पकड़ लो, 2 स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल से पकड़ लो। ऐसे करके अपने मन पसंदीदा आप स्टॉक बना लो। अब 10 स्टॉक आपने एक बार इकट्ठे कर लिए, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा है, निफ्टी 100 से निकाल लिए। आप उसके बाद भूल जाओ कि स्टॉक मार्केट में 11वां स्टॉक भी एग्जिस्ट करता है। भूल जाओ कि स्टॉक मार्केट में 11वां स्टॉक भी एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो मेरे को नहीं करना। वहां पर पैसा बन रहा है, कोई बोल रहा बाय करो, मेरे को नहीं करना। मेरे को इन 10 स्टॉक में ट्रेड करना है। एंड ट्रस्ट में मैं बता रहा हूं असीम भाई कि ये चीज बहुत ब्यूटीफुली काम करती है कि आप 10 स्टॉक में आपने अब अपना सर्कल छोटा कर लिया। अब आपको पता है कि अगर पैसा बनेगा तो इसी 10 स्टॉक से बनेगा। अब क्या होगा ना, जब 10 स्टॉक आप पकड़ लोगे ना, उसमें आप 10 स्टॉक को रोज मॉनिटर करो, रोज बैठ के मॉनिटर करो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ स्टॉक्स एक प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। राइट। जैसे मान लो अगर मैं ट्राइडेंट की बात करता हूँ, ट्राइडेंट का स्टॉक है, मैं जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, ट्राइडेंट स्टॉक को मैंने 6 रुपए पे उठाया था। मैंने यूट्यूब पे भी सबके साथ शेयर किया था, उसके पीछे का लॉजिक भी शेयर किया था। ऐसा नहीं कि 6 रुपए मैंने बस बोल दिया। ट्राइडेंट अगर आप अभी टेक्निकल चार्ट में भी देखोगे, खोल के आप स्क्रीन पे दिखा भी सकते हो, ट्राइडेंट ने 6 रुपए से ऑलमोस्ट 60-70 रुपए का मूवमेंट सिर्फ एक प्राइस एक्शन पे बना है, दैट इज फ्लैग एंड पुल पैटर्न। ट्राइडेंट फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाता था एंड ब्रेकआउट करता था, फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाता था और ब्रेकआउट करता था, फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाता था, ब्रेकआउट करता था। दैट वाज अ सिंपल लॉजिक। लेकिन हर स्टॉक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनाएगा नहीं। तो हर स्टॉक का अपना यूनिक कैरेक्टर बिहेवियर होता है। जितना आप ट्रेड करोगे उसमें, आप उसके बिहेवियर को, उससे दोस्ती करना चालू कर दो, उसको समझना चालू कर दो। फेयर। लेकिन जो ये इंडेक्स बनाया विच इज़ ब्यूटी, अगेन बहुत अमेजिंग आइडिया है कि अपना ही एक इंडेक्स बना लिया 10-12 स्टॉक्स का। इसको दोबारा एक बार रिविजिट करना हो, रीबैलेंस करना हो, कोई और स्टॉक इसमें आ सकता है या इसमें से कोई निकल सकता है, वो भी एक टाइम पीरियड के बाद होता होगा। वो करने का तरीका क्या है कि आपने जब 10-12 स्टॉक निकाला ना, उसके बाद कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको सीखने में मजा आ रहा है, ट्रेड करने में मजा आ रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। एंड कुछ स्टॉक का मूवमेंट आपको अटपटा लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जो स्टॉक का मूवमेंट आपको समझ में ना आए, या जो स्टॉक ज्यादा मूवमेंट करे ना, या जो स्टॉक का प्राइस एक्शन आपको समझ में ना आए, आप उसको निकालो एंड फिर से उसी इंडेक्स में से कुछ स्टॉक्स को पकड़ लो दोबारा। ओके। ऑप्शन सेलिंग से अब हम काफ़ी लोगों से बात करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा फॉर्मेट समझा जाता है जहाँ पे दैट बिकम्स एन एक्चुअल द फाइनल डेस्टिनेशन सॉर्ट ऑफ ए थिंग, कि बंदा शुरू करता है कैश से, देन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं कई लोग, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं फाइनली, एंड दे सेटल देमसेल्व्स कि मैंने घर खरीद लिया है ऑप्शन सेलिंग वाला, अब मैं यहीं रहूँगा। मैं पहले किराए पे रह रहा था, मैं श्योर नहीं था मेरे को कहाँ रहना है। बट इन दिस केस आर यू श्योर एज वेल कि अभी इन योर करियर, सिंस यू आर ए फुल टाइम ट्रेडर, आप एक फुल टाइम ही देख रहे हो इसको, करियर को, तो क्या ऑप्शन सेलिंग इज़ योर खुद का घर, या आप कभी कभी किराए के घर में भी बीच बीच में जाया करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल, मैं जाता हूँ किराए के घर में।
अगर मैं आपको एक इंस्टेंस बताने वाला हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा मेरे को ब्रेकआउट मिला मेरे ट्रेडिंग करियर में, हाँ। जिसने मेरे कैपिटल को बहुत बढ़ा दिया, वो ऑप्शन सेलिंग से नहीं था, वो ऑप्शन बाइंग से था। और ये बात है 2020 कोविड 19 के टाइम की, जब क्रैश आया था मार्केट में। उससे पहले पहले मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। बट मार्केट में जो क्रैश आया था कोविड 19 में, जो 2020 में क्रैश आया था, वो मार्च में आया था। इफ यू रिमेंबर, मार्च 4-5 से क्रैश करना स्टार्ट किया, मार्केट ने बॉटम आउट 20-21 मार्च तक किया था। लेकिन फरवरी से हल्का हल्का मार्केट नीचे जाना चालू हो गया था। अगर आप देखोगे तो फरवरी 2020 में मार्केट स्लोली स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो वहां पर अब इट इज लक, मैं इसको स्किल बोल ही नहीं सकता, इट इज जस्ट लक, गट फीलिंग बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो आप। उस टाइम पे मैंने ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा बंद कर दिया था। और मेरा एक और रोल है ऑप्शन सेलिंग का, जो कि मैं सबके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर विक्स 30 के ऊपर चला गया है, ऑप्शन सेलिंग करना बंद कर दो। ये मेरा रूल था कि विक्स अगर 30 के ऊपर चला गया, क्योंकि एक हद तक ही आप फायदा उठा सकते हो ऑप्शन सेलिंग का, और हमारा विक्स 30 के बाद अगर ऊपर चला गया तो वो 40, 50, 60, 70 कहीं भी जा सकता है। आप हैंडल नहीं कर सकते मूवमेंट को। तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग बंद कर दिया था। और मैं थोड़ा बहुत जो मेरा प्रॉफिट बना था साल का, उसका कुछ पार्ट मतलब 30-40% पार्ट से थोड़ा बहुत मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया था। एंड अगर मैं आपको कैपिटल बताऊं तो वो 1.5-2 लाख के आसपास का कैपिटल था जो मैंने रिस्क किया था। अगेन इट वाज नॉट कंप्लीट कैपिटल, इट वाज पार्ट ऑफ अ कैपिटल। कुछ पार्ट था प्रॉफिट का एंड कुछ पार्ट था कैपिटल का। मतलब अगर वो सारा भी चलाया था तो ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन कर दिया। बट थोड़ा बहुत मेरा मन था कि मैं ऑप्शन में, क्योंकि मैं देख रहा था कि प्रीमियम 100 के 400 हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, तो मेरा मन भी था कि ट्रेड करते। लेकिन इस बार नॉलेज थी, साइकोलॉजी थी एंड प्रॉपर हर कुछ रिस्क मैनेजमेंट था। तो यू वुड नॉट बिलीव कि मैंने 2 लाख रुपए से क्रैश में आई मेड 20 लाख रुपीज। 10 गुना मैंने कैपिटल बनाया था विद इन 10 डेज एग्जैक्टली। और मैंने ये चीज शेयर भी की थी टेलीग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी। एक दिन में यू वोंट बिलीव कि अगर कोई प्रीमियम 200-300 का है, वो सीधा खुलता था 1500 पे, 1500-1600 पे यू एग्जिट, और वो जाएगा 3500 पे। एंड मार्केट में सर्किट लग गया, मार्केट बंद हो गई। तो उसको मैं स्किल नहीं बोलूंगा, इट वाज नॉट स्किल, इट वाज जस्ट लक। थोड़ा बहुत इंट्यूशन आप बोल सकते हो। हाँ, लोगों की क्लैरिटी के लिए बता सकते हैं ये चीज़ कि वो मार्केट उस टाइम पे ऐसे चल रही थी। कभी एक टाइम आया था धड़ाम नीचे, एक टाइम आया था वापस ऊपर। तो लाइक मैक क्लियरली सेड कि देयर वाज अ ह्यूज लक फैक्टर। स्किल भी होगा बट लक फैक्टर बहुत था उसमें। तो प्लीज़ डोंट अज्यूम कि ऐसा हो जाएगा 2 लाख का 20 लाख आप आ जाएंगे 10 दिन में। इट इज़ वेरी रेयर एंड इट हैज़, इसका ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है वो मार्केट के कारण था। सो वो अपॉर्चुनिटी क्या है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम मिलती है। मतलब क्योंकि मार्केट वैसा मूव करेगा तभी तो आप उतना पैसा बनाओगे। तो मार्केट ने वैसा मूव किया तभी वी मेड मनी, वरना 2 लाख से 20 लाख बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन 15 डेज। मतलब दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता आज के मार्केट में। एक बड़े ट्रेडर और एक छोटे ट्रेडर, इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बट इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, क्या एक दो चीज़ों का फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले हमें ये लगता है ना, हम जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, सोशल मीडिया में देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और अगर कोई बंदा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है या पीएनएल शेयर कर रहा है कि मैं 1 लाख बना रहा हूँ, 10 लाख बना रहा हूँ, 1 करोड़ बना रहा हूँ, पहली बात 80% यू आर सेइंग इज फेक। लेकिन जो 20% जेन्युइन लोग पैसा बना भी रहे हैं ना, लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं उससे कि वो बना रहा तो मैं भी बना सकता हूँ। आप समझो कि आप अभी लेवल 1 पे हो और वो बंदा लेवल 15-20 पे है। उस बंदे ने ऑलरेडी 4-5 साल 6 साल अपने लाइफ के दिए हैं उस चीज को, तब वो लेवल 15-20 पे बैठा है। अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो पॉसिबल नहीं है। अब ये तो वही बात हुई कि उसेन बोल्ट और रोहित शर्मा है, कौन सबसे तेज दौड़ेगा? तो ऑब्वियसली बात है उसेन बोल्ट दौड़ेगा, रोहित शर्मा दौड़ नहीं सकता है क्योंकि वो अलग फील्ड का है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आपको टाइम देना पड़ेगा और हर एक का लर्निंग करना अलग अलग हो सकता है। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आप 1 साल में सीख जाओगे, 6 महीने में सीख जाओगे। आजकल तो 6 महीने में भी सीख सकते हो आप। और बहुत लोग ऐसे मार्केट में जिससे मेरी बात होती है, जो लोग 30-30 साल 35-35 साल से हैं एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू मेक मनी। तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो आपके हिसाब से रहेगा। आपको 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहला, मार्केट से एक्सपेक्ट कितना करना है। बहुत लोग को पता ही नहीं कि कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। कोई बोलता है 200%, कोई बोलता है 500%, कोई बोलता है 700%, कोई बोलता है दिन का अगर 10% मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप पहले एफडी का रेट जाकर देखो कि एफडी का रेट कितना मिलता है सालाना। सेविंग्स का रेट जाकर देखो कि सेविंग्स का रेट मिलता है कितना सालाना। फिर आप स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हो कि मेरे को एफडी का रेट रोज चाहिए जो साल में मिलता है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपको कितना परसेंट टारगेट करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, माय टारगेट इज 50-60% ईयरली, 50 से 60% साल का रहता है। एंड अगेन बोलूंगा कि महीने का नहीं रहता है, महीने का नहीं रहता है। क्योंकि अगर महीने का रहा ना तो आप अपने आप को प्रेशर में डाल रहे हो कि इस महीने तो 4% नहीं बना, इस महीने 4% नहीं बना। उससे क्या होगा, फालतू का ट्रेड लोगे। तो पहली बात मैं ये बोलूंगा कि किसी को कंपेयर मत करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, किसी को देख के, किसी को इंस्पिरेशन मांग के अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना धंधा बंद करके पूरी तरह से ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए। करेक्ट।
मेरे को आज कोई ट्रेडर बनाया है, अगर मैं फ्रीलांसिंग छोड़ देता, मेरे पास कैपिटल नहीं था और मैं पैसा नहीं बना पाता। मैंने फ्रीलांसिंग कंटिन्यू की फ्रीलांसिंग, तो ही मेरे पास कैश फ्लो आया। तो आपके पास एक कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपको ना मेंटली पीस देता है कि अगर 1 महीना 2 महीना ट्रेडिंग का खराब भी हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि दिक्कत है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका घर चल रहा है Correct. और वो सिंगल अर्नर ऑफ द फैमिली है, अगर वो अपना जॉब छोड़ देता है, उसके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं है, एंड वो ट्रेडिंग में 2-3 महीने लॉस कर देता है, आप सोचो उसका माइंडसेट क्या होगा। वो रिस्क ले ही नहीं सकता, वो ट्रेड ले ही नहीं सकता है। जैसे उसके ट्रेड अगेंस्ट जाएगी, वो तुरंत लॉस काट देगा, क्योंकि उसको प्रेशर है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ना जॉब छोड़ो ना बिजनेस छोड़ो, एक ग्रेविटी फ्री जोन आपको मेंटेन करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। एंड तीसरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगा सभी को कि ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात, कोई इसको ऑफेंड में मत लेना। हम सभी ट्रेडिंग करने आते हैं, बट आप खुद बताओ कि जो पायलट बनना चाहता है वो हर कोई पायलट बन सकता है, हर कोई इंजीनियर बन सकता है, हर कोई डॉक्टर बन सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। ट्रेडिंग अल्टीमेटली वही बनेगा जिसको ट्रेडिंग से प्यार है, ट्रेडिंग से पैशन है। अगर आपको पैसे से प्यार है ना, किसी पैसे के लिए ट्रेडिंग में आ रहे हो, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग करने में मजा आता है, उस स्किल को एंजॉय करते हो, ओनली देन यू मेक मनी। आप जॉब करते हो, अगर दिन भर आप पैसा 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 सोचोगे, आप जॉब पे काम करोगे नहीं, अल्टीमेटली आपको निकाल दिया जाएगा। तो ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है, यू हैव टू इवॉल्व, एंड आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग से प्यार करना पड़ेगा। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, मनी आपके पीछे पीछे आते रहेगा। मैं आगे क्या सोचा है 5-6 साल, अगर अपन 5-6 साल छोड़ो, चलो 3-4 साल ये आगे अगर चले, यू आर डूइंग बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलल में, करेक्ट? तो अभी अगले 3-4 साल का प्लान क्या है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? 3 साल में प्लान, अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, तो ट्रेडिंग अपन जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। एंड मेरा एक मेरा मतलब सपना ही मैं बोल सकता हूँ है कि कभी, नॉट नाउ बट 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन, आई वॉन्ट टू ओन अ प्रॉप डेस्क। मेरे को अपने खुद का प्रॉप डेस्क मेरे को चाहिए। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट। अभी बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में यही कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इसी को हमें ग्रो करना है। ये एक बार क्विकली फॉर यूजर्स प्रॉप डेस्क बता दो कि क्या होता है। प्रॉप डेस्क में मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल रहता है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन आप खुद से ट्रेड नहीं करते हो, आप ट्रेडर्स जो होते हैं उनको पैसा दे देते हो मैनेज करने के लिए। तो दिस मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपने एक ऑफिस बना लिया, आपने पैसा दे दिया लोग को, एंड वो बंदे आपके बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं। इट कैन बी निफ्टी, बैंक निफ्टी, इट कैन बी फ्यूचर्स, इट कैन बी यूएस मार्केट्स, एवरीथिंग। तो आपको लाइसेंसिंग मिलती है, तभी आप प्रॉप डेस्क में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दैट्स माई थिंक कि मैं अपना एक बड़ा सा ऑफिस चाहता हूँ जहाँ पर लोग आए एंड मेरे पैसे से ट्रेड करें। कितना that is the वैसे स्टॉक मार्केट में कितने टाइप ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितना टाइम लगाया है मार्केट में और कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, डायरेक्शन क्या उठाई हुई है आपने। सो मच दैट कैन बी डन, बट इट्स अ शेम कि बहुत कम ही पेनिट्रेशन है अभी, एंड द फ्यूचर इज़ प्रिटी मच होपफुल इस चीज़ को लेके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना असीम भाई, की कोई एक पाथ नहीं है। जैसे अगर आप कोई भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ करते हो तो उसको पाथ है, उसका एक प्रिपरेशन है, उसका एक एग्जाम है एंट्रेंस का, फिर आप एग्जाम निकालोगे, आप कॉलेज में जाओगे, आप सीखोगे, फिर जॉब जाओगे, जॉब में आप सीखोगे, आपको स्किल मिलेगा, एंड देन आपकी गाड़ी चल पड़ती है। स्टॉक मार्केट में ना कोई बताने वाला नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी, वो सब आपको या तो खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। और अब यूट्यूब में भी क्या है ना कि पहले तो कंटेंट नहीं था, अब एक्सेस कंटेंट हो गया, तो अब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ओवर फ्लड हो जाओगे कि ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है। एक टाइम पे कोई बंदा बोलेगा बाय करो, एक टाइम पे कोई बंदा बोलेगा सेल करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। यही है, दैट्स ट्रू। तो लिमिट करना अपने आप को आना चाहिए कि कितना देखना है, किसको देखना है और किसको नहीं देखना है, क्या अवॉइड करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत अच्छी बातें हैं यार। मैक आपका नाम मैक है या इट्स ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग? अच्छा, एक्चुअली मेरा जो रियल नाम है वो मारवान कैसर है। बट थैंक यू सो मच मैक फॉर कमिंग ओवर, बहुत मज़ा आया यार, सीरियसली बहुत प्रैक्टिकल बातें की अपन ने, रूट लेवल की बातें की अपन ने, हर तरह की बातें की, इन टर्म्स ऑफ रिस्क होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, माइंडसेट होता है, थोड़ी टेक्निकल भी हमने काफ़ी अच्छी लेवल पे डिटेल पे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस, एंड आई होप कि जब लोग वीडियो देखेंगे उनको सच में बहुत मज़ा आएगा।